दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी क्लासिक फिल्मों की समीक्षा की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए 1964 की कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म चित्रलेखा को लेकर हाजिर हूं। चित्रलेखा ये जो फिल्म है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार और उपन्यासकार रहे। तो उन्होंने 1934 में एक उपन्यास लिखा था चित्रलेखा। उसी उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया था। चित्रलेखा फिल्म पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है। पाप क्या है, उसका निवास स्थान कहां है, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर तलाश करने के लिए योगी कुमार गिरी का शिष्य श्वेतांक सामंत बीजगुप्त की शरण में आता है और वहां पर अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करता है। राजनर्तकी चित्रलेखा बनी मीना कुमारी के साथ अशोक कुमार और प्रदीप कुमार क्रमशः योगी कुमारगिरी और सामंत बीजगुप्त की भूमिकाओं में नजर आए थे। श्वेतांक की भूमिका में महमूद नजर आए थे। इनके अलावा जेब रहमान, मीनू मुमताज, बेला बोस और अचला सचदेव ने इस फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। 1941 में एक फिल्म बनी थी चित्रलेखा इसी टाइटल से। उस फिल्म को केदार शर्मा साहब ने डायरेक्ट किया था और ये जो 1964 की फिल्म चित्रलेखा है, इस फिल्म को भी केदार शर्मा साहब ने डायरेक्ट किया था। बड़ी ही भव्य फिल्म थी और केदार शर्मा साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया था। दोस्तों, चित्रलेखा फिल्म की जो कहानी है, उस कहानी को संक्षेप में अगर बयान किया जाए तो सामंत बीजगुप्त जो है वो राज नर्तकी चित्रलेखा के प्रेम जाल में फंसा हुआ है। वो राजकुमारी यशोधरा के प्रेम की उपेक्षा करके राज नर्तकी चित्रलेखा के साथ अपनी रातें गुजारता है, जिससे परेशान होकर कुमारी यशोधरा के पिता मृत्युंजय अपने गुरु योगी कुमारगिरी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो सामंत बीजगुप्त को चित्रलेखा के प्रेम जाल से मुक्त कराने की कृपा करें। तो योगी कुमारगिरी एक दिन चित्रलेखा के भव्य महल में जाते हैं। वहां पर दोनों के बीच जोरदार बहस देखने को मिलती है। योगी कुमारगिरी जब चित्रलेखा के सामने पहुंचते हैं तो चित्रलेखा श्रृंगार किए हुए है, बड़े बेशकीमती कपड़े पहने हुई है और उसके हाथ में शराब का प्याला है, मदिरा पान कर रही है। तो योगी कुमारगिरी चित्रलेखा से कहते हैं, हे उल्टा सामंत बीजगुप्त को अपने प्रेम जाल से मुक्त कर दे ताकि वो राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर सके और अपने राज्य का उत्तराधिकारी पैदा कर सके। योगी कुमारगिरी चित्रलेखा से आगे कहते हैं, हे मोह माया के जाल में फंसी हुई तितली, तेरी आंखों पर लोभ और अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है, इच्छाओं और वासनाओं से घिरी हुई है तू। तो चित्रलेखा कहती है, इच्छाओं और वासनाओं से तो सभी घिरे हुए हैं, सभी बंधे हुए हैं महाराज, आपकी इच्छाओं और आपकी वासनाओं का क्या। तो इस पर थोड़े क्रुद्ध होकर योगी कुमारगिरी बोलते हैं, तू भूलती है सुंदरी, योगी कुमारगिरी ने अपनी तपस्या से इच्छाओं और वासनाओं को जीत लिया है, उन पर नियंत्रण कर लिया है। तो चित्रलेखा कहती है, तपस्या भूल है योगी। तो योगी कुमारगिरी कहते हैं, तू क्या जाने तपस्या क्या चीज होती है, तपस्या क्या है, तपस्या से ही तो मोक्ष और आनंद के द्वार खुलते हैं। तो इसी तरह की जो बहस है वो आगे बढ़ती जाती है और एक मोड़ पर आकर योगी कुमारगिरी के जो कटु शब्द हैं वो चित्रलेखा के हृदय में धंस जाते हैं, चुभ जाते हैं और योगी कुमारगिरी के जाने के बाद चित्रलेखा बिखर सी जाती है, टूट जाती है। उसका जो दंभ है, जो अहंकार है, वो टूट रहा है, उसकी सुंदरता जो है वो ढल रही है और वो सुख और वैभव के जीवन को छोड़कर, उस भव्यता को छोड़कर वो सादगी का जीवन बिताने का इरादा करती है और वो सब राजपाट को छोड़कर, भव्यता को छोड़कर वो योगी कुमारगिरी के गुफानुमा आश्रम में चली जाती है और दुनिया से दूर अपने प्रभु की खोज में वहां पर सन्यासिन बन जाती है और योग साधना करने लगती है।
पूजा अर्चना करने लगती है। और योगी कुमार गिरी शुरू शुरू में तो उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाद में उसकी लगन को देखकर उसे अपनी शिष्या बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो चित्रलेखा है ये योगी कुमार गिरी के आश्रम में अपनी साधना कर रही है, और यहाँ पर जो दूसरी तरफ सामंत बीजगुप्त हैं वो चित्रलेखा के विरह में बहुत व्याकुल हैं, बहुत बेचैन हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने मित्र श्वेतांक को, जो योगी कुमार गिरी का शिष्य है, उसे सामंत बना देते हैं और राजकुमारी यशोधरा से उसकी शादी करवा देते हैं, और खुद सन्यास की अनंत यात्रा पर सामंत बीजगुप्त जो हैं वो निकल जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब योगी कुमार गिरी अपनी साधना, अपनी तपस्या और अपने अंदर जो एक नियंत्रण रहा था उन्हें, इन सब चीजों को त्याग कर वो चित्रलेखा के प्रेम में गिरफ्तार होते चले जाते हैं। वो चित्रलेखा के दीवाने हो जाते हैं, और योगी कुमार गिरी चित्रलेखा को पाने के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। तो यहां से भी जो चित्रलेखा है उसका मोह भंग होता है। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, कहानी का जो क्लाइमैक्स है, वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैं यहां बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपने अगर इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिर जो क्लाइमैक्स है वो बता दूंगा, तो फिल्म को देखने का जो मजा है वो निकल जाता है। दोस्तों, एक बेहतरीन फिल्म है। योगी कुमार गिरी के कैरेक्टर में अशोक कुमार साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मीना कुमारी चित्रलेखा के कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी हैं और बहुत खूबसूरत लगी हैं। प्रदीप कुमार ने भी बड़ा सहज अभिनय किया है, और जो केदार शर्मा साहब हैं उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म का जो सेट है उसमें भव्यता देखने को मिलती है। फिल्म के गीत संगीत पर बात की जाए तो रोशन साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था, साहिर साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे, और इस फिल्म के एक दो गीत मुझे याद आ रहे हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान से क्या कह पाओगे, इस लोक में तो जी ना सके, परलोक में क्या रह पाओगे। फिर एक गीत है मन रे तू काहे ना धीर धरे। फिर एक गीत है एरी सखी मेरा मन उलझे। बड़े ही क्लासी सॉन्ग हैं, फिल्म की कहानी के हिसाब से चलते हैं, और फिल्म की कहानी और गीत एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म है चित्रलेखा, बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।